हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बुल्सआई बोर्ड बूस्टर प्रोग्राम 2023। आपके बोर्ड के एग्जाम्स कैसे हुए हैं? ऑफ कोर्स अच्छे ही हुए होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी थी, है ना? और अब जो हमारा एग्जाम है वो है सोशल साइंस का। डर लग रहा है? डरने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जो आपका ये 10 दिन का गैप है एग्जाम में, उसे हम इतना अच्छा यूटिलाइज करेंगे, इतना अच्छा रिवीजन करेंगे कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा, आप उसे क्रैक कर दोगे। बट आपको ये रिवीजन सीरीज अच्छे से देखनी है, डेली जो भी क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ना है, रिवाइज करना है। तो आज जो हम सब्जेक्ट का रिवीजन करेंगे वो इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स के हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चंस। रिपीटेड क्वेश्चंस का मतलब कि यहाँ पे मैं PYQs की बात कर रही हूँ, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से, वो है डेवलपमेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? People have conflicting development goals. Support the statement with suitable example. लोगों के गोल्स अलग अलग हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग हैं, क्योंकि लोगों का माइंडसेट अलग अलग है। जरूरी नहीं है कि एक का डेवलपमेंट गोल जो है वो दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट गोल हो। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि आपको पता है कि फ्लाईओवर्स का कंस्ट्रक्शन होता है। क्यों होता है फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन? ट्रैफिक को कहीं ना कहीं रिड्यूस करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए, ठीक है? और फ्लाईओवर्स मेनली डेली कम्यूटर्स के लिए। कम्यूटर्स कौन होते हैं? जो डेली अप डाउन करते हैं, इन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो फ्लाईओवर को बनाने के लिए जो आसपास के घर होते हैं, जो आसपास की शॉप्स होते हैं, उन्हें डिमोलिश करना पड़ता है, हटाना पड़ता है, ठीक है? बट कहीं ना कहीं हम उन लोगों का लाइवलीहुड, उनका ऑक्यूपेशन खत्म कर रहे हैं। तो फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन एक डेवलपमेंट एक्टिविटी है एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए। पर दूसरे ग्रुप ऑफ पर्सन्स, मतलब अगर मैं फ्लाईओवर के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, तो जो जिनके घर बने हुए हैं, जिनकी शॉप्स वहां बनी हुई हैं, उन लोगों के लिए ये एक्टिविटी डेवलपमेंट एक्टिविटी नहीं है, ठीक है? तो मुझे मतलब ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, है ना? तो आप ये आंसर लिख सकते हो। वैसे भी मैंने ये आंसर यहाँ पे दे रखा है, इसकी PDF आपको शेयर कर दी जाएगी, ठीक है? तो आप इसको अच्छे से रीड कर लेना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? विच ऑर्गेनाइजेशन मेजर्स द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? इसके मेन 3 मेजर इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, ठीक है? तो हम बात करते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक ऐसा टूल है बाय द यूनाइटेड नेशंस टू मेजर एंड रैंक कंट्रीज बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कंट्रीज को मेजर करना, उनके डेवलपमेंट को मेजर करना सोशली एंड इकोनॉमिकली, और उनको रैंक देना, ठीक है? और तुम्हें पता है ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये जो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन मेजर करता है HDI को? तो यूनाइटेड नेशंस जो है ये ऑर्गेनाइजेशन को अंडरटेक करता है, ठीक है? और HDI में इनकम के अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं जो जिसमें कंट्रीज को कंपेयर करने में मतलब कंट्री को कंपेयर इनकम के अलावा भी अदर एट्रीब्यूट्स पे कंपेयर किया जाता है। तो वो कौन से 3 इंडिकेटर्स हैं जो HDI में इंक्लूड होते हैं? तो वो है हेल्थ, एजुकेशन और सिक्योरिटी। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, हेल्थ, एजुकेशन और सिक्योरिटी, ठीक है? क्योंकि अगर आपकी इनकम सोर्स बहुत अच्छा है, ठीक है, पर मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी नहीं है कंट्री में, तो वो कंट्री डेवलप नहीं कहला सकती। सेम एजुकेशन, अगर एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, लिटरेसी रेट बहुत कम है, तो कंट्री कांट बी सेड टू बी एज डेवलप्ड कंट्री। And the third one is security. More than income, people want to have a secure. People want to be secured. लोग जॉब सिक्योरिटी चाहते हैं, सेव एनवायरनमेंट चाहते हैं, ठीक है, हेल्दी एनवायरनमेंट चाहते हैं। तो इनकम के अलावा ये 3 एट्रीब्यूट्स भी इंपॉर्टेंट है एक पर्सन के लिए, ठीक है? और ये तीनों एट्रीब्यूट्स HDI का पार्ट है। तो आई थिंक ये क्लियर है कि HDI क्या होता है। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है जो यूनाइटेड नेशन ने बनाया है। क्यों बनाया है? कि कंट्रीज को रैंक किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और HDI टाइम टू टाइम ट्रैक करता रहता है एक कंट्री के डेवलपमेंट को, ठीक है, उसे मेजर करता है
और मेजर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है एसडीआर रैंक जो है वो टेम्परेरी चेंज भी होती जाती हैं। कई बार कोई कंट्री के इम्प्रूवमेंट परसेंटेज ज़्यादा है, कभी किसी और कंट्री की इम्प्रूवमेंट परसेंटेज ज़्यादा है, तो वो मेजर करने के लिए एचडीआई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। एवरेज इनकम इज इंपॉर्टेंट बट इट हैज लिमिटेशंस व्हाइल यूजिंग इट, एक्सप्लेन। एवरेज इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है बट लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस अभी लर्न कर लो। सबसे पहले ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को इग्नोर करता है। सेकेंड, it is impossible to come out to a well-defined conclusion about the real income of the people or the nation। ये कहीं ना कहीं एक पर्सन की रियल इनकम और नेशन की रियल इनकम को कंक्लूड नहीं कर पाता। एंड द थर्ड, it does not reflect the standard of living of the people। ये कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग ऑफ द पीपल को कहीं ना कहीं जो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है। तो 3 लिमिटेशंस है एवरेज इनकम के, तो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ एवरेज इनकम, और ऐसे स्टेटमेंट देके भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन क्राइटेरियन यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक इज क्लासिफाइंग द डिफरेंट कंट्रीज, व्हाट आर द लिमिटेशन। तो वर्ल्ड बैंक कौन सा क्राइटेरिया यूज करता है कंट्रीज को क्लासिफाई करने के लिए, उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, अगर हैं तो जस्ट एक्सप्लेन इट। और इसके क्राइटेरियन और यूएनडीपी के क्राइटेरियन में क्या डिफरेंस है व्हेनेवर द कंट्रीज आर बीइंग कंपेयर्ड। तो हम बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि यूएनडीपी कंपेयर करता है कंट्रीज के डेवलपमेंट को अकॉर्डिंग टू द लिटरेसी रेट, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ द पीपल। बट वर्ल्ड बैंक कंपेयर करता है अकॉर्डिंग टू पर कैपिटा और एवरेज इनकम। मतलब वर्ल्ड बैंक एक ही क्राइटेरिया यूज करेगा, बट यूएनडीपी जो है वो सेवरल क्राइटेरिया से कंट्री को मेजर करता है। सेकेंड, जो यूएनडीपी कंपेयर करता है कंट्रीज को, उसमें वो कंट्रीज को फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड रैंक करता है, मतलब डिफरेंट रैंक्स आर गिवन टू कंट्रीज। बट whenever the comparison is done by World Bank, the countries are divided into 3 groups। तो वर्ल्ड बैंक क्या करता है, कंट्रीज को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है। तो एक है रिच, डेवलप और रिच हाई इनकम कंट्रीज। सेकेंड है मिडिल इनकम और डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, इंडिया। रिच इनकम कंट्रीज में आप जापान बोल सकते हो, है ना। पुअर और अंडरडेवलप्ड और लो इनकम कंट्रीज, इसमें हम उन कंट्रीज की बात करते हैं कि जो बहुत पुअर है, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है, जिनका इनकम बहुत पुअर है, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज, लोगों के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ठीक है, तो वो हो जाती है पुअर और अंडरडेवलप्ड और लो इनकम कंट्रीज। यूएनडीपी का थोड़ा ब्रॉडर कंसेप्ट रहता है और वर्ल्ड बैंक का नैरो रहता है, क्योंकि हमने देख लिया है कि वो एक ही कंसेप्ट को यूज करते हैं, एक ही क्राइटेरिया को यूज करते हैं, बट यूएनडीपी जो है वो सेवरल क्राइटेरिया पे बेस्ड है, ठीक है। लिमिटेशन, तो लिमिटेशन क्या है, वर्ल्ड बैंक का जो क्राइटेरिया है उसका लिमिटेशन क्या है कि यहाँ पे जो एवरेज और पर कैपिटा इनकम है एक ओनली फैक्टर है जो डेवलपमेंट को जज कर रहा है, अदर फैक्टर्स को ये इग्नोर कर रहा है। तो ये एक लिमिटेशन है फॉर द क्राइटेरिया बीइंग यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट चैप्टर है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं, सबसे पहले कंपैरिजन बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स के पास जॉब सिक्योरिटी है और अनऑर्गेनाइज में वर्कर्स के पास जॉब सिक्योरिटी नहीं, उनकी जॉब सेफ नहीं है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स को मंथली सैलरी मिलती है और अनऑर्गेनाइज में वर्कर्स गेट डेली वेजेस, जैसे कैजुअल लेबर्स हो गए, ठीक है, लेबर क्लास लोग हो गए। ऑर्गेनाइज सेक्टर में कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो होते हैं, बट अनऑर्गेनाइज में किसी भी तरीके के रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं होते। ऑर्गेनाइज में वर्कर्स को बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि प्रोविडेंट फंड, पेड लीव्स, मेडिकल बेनिफिट्स, बट वर्कर्स को ऐसे कुछ बेनिफिट्स और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं मिलते।
ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्किंग आवर्स फिक्स है, जैसे 8 आवर्स की जॉब है तो 8 आवर्स ही यू हैव टू डू योर वर्क एंड यू कैन मतलब गो। बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कई बार वर्किंग आवर्स एक्सटेंड हो जाते हैं, 10 to 12 आवर्स भी कई बार काम करना पड़ता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज सेक्टर क्यों बोला गया है, क्योंकि उसके कुछ फॉर्मल प्रोसेसेस हैं, प्रोसीजर्स हैं, बट ऐसे कुछ फॉर्मल प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं है। वर्किंग कंडीशंस फेवरेबल हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्किंग कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती हैं। तो मतलब हमें ये पता लग गया कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करना बहुत अच्छा होता है। जैसे कि हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में गवर्नमेंट सेक्टर बोल सकते हैं और अनऑर्गेनाइज को प्राइवेट सेक्टर डिमार्केट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Explain the interdependence of all the 3 sectors, giving example from transportation system। 3 sectors, कौन से 3 sectors की बात हो रही है? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो हाउ दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। जैसे कि प्राइमरी सेक्टर मेक्स पॉसिबल द एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स लाइक आयरन। दिस आयरन इज देन टेकन टू सेकेंडरी सेक्टर फॉर मैन्युफैक्चरिंग थ्रू द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो प्राइमरी सेक्टर से हमने आयरन को एक्सट्रैक्ट किया और उस आयरन को हमने ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मतलब सेकेंडरी सेक्टर तक लेके गए। द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इज सपोर्टेड बाय फाइनेंसिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे जो आयरन एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है वो फाइनेंस किया गया है बाय द सम बैंक्स, एंड आईटी सेक्टर का भी बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर। सेकेंड पॉइंट क्या है कि सेकेंडरी सेक्टर, इट इज थ्रू द सेकेंडरी सेक्टर दैट नेचुरल रिसोर्स आयरन इज चेंज इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। हमें पता है कि प्राइमरी से जो भी हम रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करते हैं वो सेकेंडरी सेक्टर में हम उसे फिनिश गुड में चेंज करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अगेन नीड द सपोर्ट ऑफ द सर्विस सेक्टर इन द फॉर्म ऑफ, अब यहाँ पे फिनिश गुड में चेंज करने के लिए हमें कुछ अच्छे इंजीनियर्स चाहिए, इलेक्ट्रिशियंस चाहिए, एंड आयरन इज बीइंग चेंज इनटू आयरन शीट्स एंड देन इनटू व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमें अगेन टर्शरी सेक्टर का मतलब इनपुट चाहिए। कैसे इनपुट चाहिए? कुछ अच्छे एक्सपर्ट इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिशियंस जो आयरन को चेंज करते हैं, मतलब अपना दिमाग, अपना एक्सपर्टाइज लगा के, ठीक है, वो क्या करते हैं, ये प्लान बनाते हैं कि आयरन को हम कैसे मोल्ड अप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आयरन को आयरन शीट्स में बदला गया, फिर व्हीकल्स में मतलब चेंज किया गया, एंड देन इनटू व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन। अगेन उसको व्हीकल्स में यूज किया गया और उस व्हीकल को आगे पहुंचाने के लिए अगेन हमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए। Once manufactured, the vehicles are sold through various trading agencies। जब व्हीकल पूरी तरीके से बन जाता है तो उसे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। These vehicles are used for providing services in the tertiary sector। ये vehicles tertiary sector में यूज किए जाते हैं और at the same time they also support primary and secondary sector to carry out their processes। जो वो व्हीकल प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में भी यूज आता है। तो ये हमें अच्छे से समझ में आ गया है कि कैसे तीनों सेक्टर्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की जगह और भी कोई सिस्टम आपसे पूछा अगर जा सकता है तो आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 5 रीजन, ऐसे 5 रीजन बताने जिसकी वजह से टर्शरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। तो सबसे पहला है बेसिक सर्विस। बेसिक सर्विसेज में जैसे पोस्टल, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, कहीं ना कहीं ये बेसिक सर्विसेज हैं और बहुत सारे लोगों को यहाँ एम्प्लॉयमेंट मिलता है और इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। ठीक है, हमें हॉस्पिटल की भी जरूरत है, स्कूल की भी जरूरत है, हमें बैंक्स की जरूरत है, इंश्योरिंग कंपनीज की जरूरत है। तो दीज ऑल कम अंडर द टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर की वजह से प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का भी डेवलपमेंट होता है। जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा कि जो व्हीकल प्रिपेयर किया गया था
वो टर्शरी सेक्टर के थ्रू मतलब टर्शरी सेक्टर के थ्रू कहीं ना कहीं हर जगह उस प्रोडक्ट को सोल्ड आउट किया जा रहा है, उसकी ट्रेडिंग हो रही है। एंड जो भी जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कि व्हीकल और एक ऑटोमोबाइल प्रिपेयर हुआ, ठीक है, तो वो ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जा रहा है, प्राइमरी में भी और सेकेंडरी में भी। तो दोनों सेक्टर का भी डेवलपमेंट होता है टर्शरी सेक्टर की वजह से। नाउ राइज इन इनकम लेवल, जैसे इनकम राइज होती है, जैसे लोग अच्छा कमाने लगते हैं कि लोगों को लगता है हम बाहर खाना खाने जाएं, टूरिज्म, शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल, प्रोफेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ, और ये कहीं ना कहीं इन ये जो होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, टूरिज्म, शॉपिंग, प्राइवेट स्कूल, ये सब टर्शरी सेक्टर में ही आते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों का इनकम इंक्रीज हुआ और इस सेक्टर का इंपॉर्टेंस बढ़ता जाता है। राइज इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपको पता है आजकल सब कुछ जो है वो ऑनलाइन हो चुका है, आईटी सेक्टर की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ चुकी है, और आपको पता है आईटी सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ टर्शरी सेक्टर, है ना। तो धीरे धीरे आईटी की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है, तो मतलब टर्शरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। और ग्लोबलाइजेशन इंपॉर्टेंट, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इट इज इंटरलिंकिंग द कंट्रीज, इट इज इंटीग्रेटिंग द डिफरेंट कंट्रीज। ग्लोबलाइजेशन की वजह से काफ़ी चीज़ें हमारी कंट्री से बाहर जा रही हैं, बाहर की चीज़ें हमारी कंट्री में आ रही हैं, और यहाँ पे लोगों को कहीं ना कहीं जो पीपल हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, वो न्यू सर्विसेज एक्टिविटीज़ के बारे में अवेयर हो रहे हैं। कम्युनिकेशन, बिकॉज ऑफ विच टर्शरी सेक्टर हैज़ गेन इम्पोर्टेंस, काफ़ी कम्युनिकेशन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है, तो ये सब टर्शरी सेक्टर में आता है। तो टर्शरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट है चैप्टर मनी एंड क्रेडिट। मनी क्रेडिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर, जो भी इनफॉर्मल सेक्टर की क्रेडिट एक्टिविटीज हैं उसे डिस्करेज, शुड बी डिस्करेज। व्हाई? पहली बात तो इनफॉर्मल सेक्टर में आता क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स, जिनका ये पर्सनल अपनी तरीके से क्रेडिट एक्टिविटी को चलाते हैं। फॉर्मल सेक्टर होता है बैंक और कॉर्पोरेटिव, जो रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चलते हैं, है ना। बट जो इनफॉर्मल सेक्टर होता है वो अपने अकॉर्डिंग अपने रूल्स पे चलते हैं। तो इनफॉर्मल सेक्टर को डिस्करेज क्यों करना चाहिए? क्योंकि उनको कोई ऑर्गेनाइजेशन सुपरवाइज नहीं करता, वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं लोगों से और अनफेयर मीन्स को यूज करते हैं अपना लोन वापस लेने के लिए। उसके बाद यहाँ पे जो बोरोअर्स हैं कहीं ना कहीं जैसे कि उनका जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग है, मतलब मनी है, वो इंक्रीज हो जाता है क्योंकि उनको ज्यादा इंटरेस्ट भी देना पड़ता है ना। तो कई बार इतना ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है उन्हें कि कई बार उनको डिफिकल्टी हो जाती है लोन को रीपे करने के लिए और वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं, है ना। तो इसीलिए इनफॉर्मल सेक्टर इज नॉट ट्रस्टवर्दी, वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, उसमें किसी भी चीज की ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई ट्रांजैक्शन की ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो इनफॉर्मल सेक्टर को यूज ना करके हमें फॉर्मल सेक्टर पे डिपेंड होना चाहिए, है ना। चलो नेक्स्ट है, चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट। असेस द स्टेटमेंट। देखो ऐसे स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं, है ना, क्योंकि जो आपका पेपर है वो कंसेप्चुअल भी होता है ना, जिसमें आप अपने तरीके से अपने पॉइंट्स भी लिख सकें। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे की लैंग्वेज दे रखी है, आप इसको भी यूज कर सकते हो। चलो, चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट क्यों कंट्री की डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जितनी लेंडिंग होगी, हायर इनकम होगा, लोग उतना ही इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पुअर पर्सन है, ठीक है, he required money, he required capital to increase his agriculture activity। उसे ट्यूबवेल्स जो है बनवाने हैं, ठीक है, उसे क्या नाम, उसको स्प्रिंकलर्स लगवाने हैं, उसको HYVC चाहिए, तो उसके लिए उसे मनी चाहिए, पैसा चाहिए। तो वो लेंड करता है, वो बोरो करता है, मतलब वो बोरो करता है जो भी मनी, और जितना जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होगी उतना वो पैसा लेगा और अपनी एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को बढ़ाएगा।
एक्टिविटीज को बढ़ाने के बाद उसकी प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसकी इनकम अच्छी होगी, उसका मतलब कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर की वजह से जीडीपी इंप्रूव होगी कंट्री की, तो मतलब जीडीपी इंप्रूव हो रही है तो कंट्री का डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली हो रहा है। चीप क्रेडिट विल इनेबल मोर इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, एक्सेलरेट का मतलब होता है ग्रो करना। वीकर सेक्शंस फॉर्मल सेक्टर से पैसे लेते हैं और कहीं ना कहीं इनफॉर्मल सेक्टर से मतलब बोरो करना अवॉइड करते हैं, ठीक है। अफोर्डेबल क्रेडिट वुड ऑल्सो एंड द साइकिल ऑफ डेब्ट ट्रैप। अगर जितना जो क्रेडिट है, जो पुअर पर्सन हैं, जो फार्मर्स हैं, जो क्रेडिट लेते हैं, उन्हें बहुत अफोर्डेबल अगर क्रेडिट मिलता है तो ये जो डेब्ट ट्रैप वाली जो प्रॉब्लम है जो हमने इनफॉर्मल सेक्टर में देखी वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है, ठीक है। बेटर इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड दस इंक्रीज कंपटीशन, ज्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा, कंपटीशन होगा मार्केट में, जो फार्मर्स हैं वो अपनी क्रॉप्स की क्वालिटी इंप्रूव करना चाहेंगे, रॉ मटेरियल की क्वालिटी को इंप्रूव करेंगे और इसके लिए हमें इसके लिए फार्मर्स को क्या चाहिए, उन्हें कैपिटल चाहिए और क्वालिटी इंप्रूव करेंगे तो उन्हीं की प्रोडक्ट्स को लिया जाएगा, उन्हीं के प्रोडक्ट्स को मतलब ज्यादा मार्केट मिलेगा और उनकी इनकम बढ़ेगी, ठीक है। तो अफोर्डेबल, चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट पुअर लोगों के लिए, रूरल लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाउ आर डिपॉजिट्स विद द बैंक बेनिफिशियल फॉर इंडिविजुअल एज फॉर द नेशन। जो बैंक के पास डिपॉजिट होते हैं वो इंडिविजुअल, एक पर्सन के लिए, नेशन के लिए क्यों बेनिफिशियल है, एक्सप्लेन करो विद एग्जांपल। तो डिपॉजिट विद द बैंक्स आर बेनिफिशियल टू द डिपॉजिटर्स एज वेल एज टू द नेशन इन वेरियस वेज, सम ऑफ देम आर। तो पहला पॉइंट क्या है, दे प्रोवाइड सेफ एंड सिक्योर डिपॉजिट टू अ पर्सन मनी। कहीं ना कहीं बैंक्स जो हैं वो सेफ, और उनके जो भी एक पर्सन अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट कर रहा है तो सबसे पहले उसका पैसा सेफ है, सिक्योर है। दे प्रोवाइड एक्सीलेंट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन एंड हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द नेशन। कहीं ना कहीं बैंक जो है वो सेविंग करते हैं, सेविंग के साथ साथ अदर ऑप्शंस बताते हैं डिपॉजिटर को कि कैसे वो अपने पैसे को इनहांस कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। दे प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिटेड मनी टू द डिपॉजिटर। बैंक क्या करता है, जिस पर्सन ने अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट कराया है तो उस पैसे पे वो उसे इंटरेस्ट देते हैं। मनी कैन बी इजिली विदड्रॉन, कभी भी पैसा, जिसने अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट कराया है वो कभी भी अपने पैसे को बैंक से विदड्रॉ कर सकते हैं। दे प्रोवाइड इजी लोन, कई बार बैंक क्या करती है, इजी लोन प्रोवाइड करती है नॉमिनल रेट पे, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जिससे कि कॉमन मैन जो है वो खुद के एसेट्स को बिल्डअप कर सकता है, खुद की ग्रोथ कर सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। देखो ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार हमें लगता है जब हम कभी भी टफ टॉपिक पे अटक जाते हैं, ठीक है, और हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंटली आएगा ही आएगा और पेपर में आ जाते हैं बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चंस। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी बार बोर्ड में पूछे गए हैं, तो इनको अच्छे से रीड करना है ना। नेक्स्ट है, What are self-help groups? How do they work? Explain. Self-help groups क्या होते हैं? Self-help groups are financial support groups that are formed at the village level. Village level पे form होते हैं, especially women, by the women. Consist of 15 to 20 members जो मिलते हैं, अपने मनी को सेव करते हैं रेगुलरली। जैसे कि रूरल एरियाज में क्या होता है, पर डे की इनकम होती है तो पर डे में से कुछ पार्ट वो अपना सेविंग में डाल देते हैं, तो कुछ उनकी फंक्शनिंग पे ध्यान देते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की फंक्शनिंग क्या है, कैसे होती है। तो दे हेल्प इन पूलिंग द सेविंग, मेंबर्स की सेविंग्स को पूल करना, इकट्ठा करना, स्पेशली पुअर वुमेन। जितने भी डिसीजंस होंगे सेविंग और लोन्स के रिगार्डिंग वो सारे मेंबर्स मिलके लेंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जितने भी मेंबर होते हैं वो सब मिलके डिसीजन लेते हैं। प्रोवाइड टाइमली लोन, जिनको लोन्स की जरूरत है उनको टाइमली लोन्स प्रोवाइड करना, बहुत सारे पर्पसेस के लिए लोन प्रोवाइड करना और रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे।
बोरोअर्स को हेल्प करते हैं उनके प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलैटरल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि एक वुमेन के पास जैसे एक वुमेन है या कोई भी मेंबर है सेल्फ हेल्प ग्रुप का, उसे घर लेना है, ठीक है, तो यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप उस पर्सन को क्या देगा, उस पर्सन को लोन देगा या मनी देगा, जिससे कि वो पर्सन अपना जो एसेट है घर ले सके। और क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो लोन दे रहे हैं वो वैरायटी ऑफ पर्पसेस के लिए दे रहे हैं और नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहे हैं, ठीक है। सॉरी, इट ऑल्सो प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस वैरायटी ऑफ सोशल इश्यूज। जो भी रूरल लोगों के जो भी सोशल इश्यूज चल रहे हैं उसको ये एक प्लेटफॉर्म होता है सोशल इश्यूज को डिस्कस करने का और उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का। These groups are collectively responsible for the repayment of, जो भी पर्सन अपने लोन का रीपेमेंट नहीं दे कर पा रहा है, टाइमली रीपेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स उनकी हेल्प करते हैं उनकी लोन को रीपे करने के लिए। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है, आपको अच्छे से आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। मेनली ये जो ग्रुप है ना, ये वुमेन को असेस करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, what is a collateral, why do lenders ask for collateral while lending, explain। तो collateral क्या है? collateral is a asset, asset होता है in the form of building, livestock, vehicle और deposit। livestock का मतलब क्या होता है? cattle, ठीक है। और यहाँ पे जो बोरर है उसे लेंडर को ये अपना एक कोलैटरल कुछ गारंटी देनी पड़ती है, जिससे कि लेंडर को ये विश्वास हो जाए कि मेरा लोन वापस आएगा, ठीक है। यूजेस एज गारंटी टू द लेंडर अंटिल द लोन इज रीपेड। कोलैटरल विद द लेंडर एक्ट एज अ प्रूफ दैट द बोरर विल रिटर्न द मनी। ये मैंने बताया आपको। बाय कीपिंग अ कोलैटरल विद द लेंडर, मतलब जो जितने टाइम तक लेंडर के पास कोलैटरल रहता है, एसेट रहती है, उतने टाइम तक बोरोअर बॉन्ड हो जाता है पैसे देने के लिए एंड रेगुलर पे करने के लिए, रेगुलर इंटरेस्ट पे करने के लिए, बिकॉज बोरोअर डज नॉट वांट टू लूज द कोलैटरल, क्योंकि बोरोअर अपना एसेट खोना नहीं चाहता। इसीलिए वो डर के लिए, डर मतलब उसको डर रहता है, उसे फेयर रहता है कि अगर मैं रेगुलर इंटरेस्ट पे नहीं करूंगा तो मेरा जो कोलैटरल है, मेरा जो एसेट है, वो लेंडर उसे सेल आउट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट अगेन, एक्सप्लेन एनी 4 टर्म्स ऑफ क्रेडिट विद एग्जाम्पल। तो उसको ऐसे लर्न कर लो, इंटरेस्ट रेट, कोलैटरल, डॉक्यूमेंटेशन, मोड ऑफ रीपेमेंट। क्रेडिट एक्टिविटी में 4 मेन टर्म्स होती है। इंटरेस्ट रेट, जो भी पर्सन, जैसे जो बोरर है वो लेंडर से पैसा ले रहा है, उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ठीक। कई बार जो बोरर है वो एसेट दे के पैसे लेते हैं लेंडर से, एंड यहाँ पे जो कोलैटरल है वो कहीं ना कहीं गारंटी का काम करती है कि जो बोरर है वो लेंडर को टाइमली पैसा देगा और उसको रीपे कर देगा लोन। डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है, बोरिंग के टाइम पे टर्म्स एंड कंडीशंस रखी जाती हैं, ठीक है। मोड ऑफ रीपेमेंट डिसाइड होता है, तो एग्रीमेंट में मोड ऑफ रीपेमेंट मेंशन होगा कि कैसे वापस लेंडर को पैसा या जो लोन है वो दिया जाएगा। और लॉन्ग टर्म लोन्स जो हैं उसका रीपेमेंट एनुअली, मतलब हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मतलब इतना लिबर्टी होता है कि जो ज्यादा बड़े लोन्स होते हैं, ज्यादा टाइम के लिए जो लोन्स लिए जाते हैं, वो एनुअली, हाफ ईयरली या मंथली इंस्टॉलमेंट्स में भी दिए जा सकते हैं वापस, ठीक है। तो 4 टर्म्स अच्छे से लर्न कर लो। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट एंड इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आरबीआई सुपरवाइज करता है फॉर्मल सेक्टर को और इनफॉर्मल सेक्टर को कोई ऑर्गेनाइजेशन सुपरवाइज नहीं करता। फॉर्मल सेक्टर लो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और इनफॉर्मल सेक्टर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। फॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट का मेन मोटिव रहता है सोशल वेलफेयर, मतलब हेल्प करना, ठीक है, सपोर्ट करना। बट इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट का मेन होता है प्रॉफिट मेकिंग। Formal sources of credit are generally provided by banks and cooperatives
And informal sources of credit are provided by money lenders, traders, relative, friends, etc. तो ये डिफरेंस था फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट. ना इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस. तो अभी जब भी आप you spend your money to buy some asset such as building, machines, land, इसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट. और इन्वेस्टमेंट मेड बाय एमएनसी टू बाय सच एसेट, मतलब कोई कंपनी ने एमएनसी ने आपकी कंट्री में आके कोई इन्वेस्टमेंट किया, आपकी कंट्री में आके कोई लैंड लिया, ठीक है, कोई बिल्डिंग ली, तो उसे क्या बोलेंगे? फॉरेन इन्वेस्टमेंट. नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी. इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? डिस्क्राइब द रोल ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस दैट इज एमएनसी इन प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस. तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? ये तो बहुत अच्छे से आता है आपको. ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री विद द इकोनॉमीज ऑफ अदर कंट्रीज अंडर कंडीशंस ऑफ फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड, कैपिटल एंड मूवमेंट ऑफ पर्सन अक्रॉस बॉर्डर. इंटीग्रेटिंग, इंटरलिंकिंग ऑफ कंट्रीज, जिसमें ट्रेडिंग, जिसमें क्या हो रहा है? फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड हो रहा है, कैपिटल हो रहा है और फ्री मूवमेंट ऑफ पर्संस हो रहा है. ठीक है, मतलब ग्लोबलाइजेशन की वजह से कहीं ना कहीं कंट्रीज जो हैं उनका एक कनेक्शन हो रहा है, इंटरकनेक्शन हो रहा है. तो एमएनसी क्या रोल प्ले करती है ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को प्रमोट करने के लिए? एमएनसी सर्व एज एजेंट. एमएनसी एक एजेंट्स का काम करती हैं जिसमें टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होना, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है, एक सुपीरियर टेक्नोलॉजी एक पर्टिकुलर कंट्री में ट्रांसफर होती है. दे आर प्रोवाइडेड एडवांस टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड इम्प्रूव्ड स्किल्स टू अंडर डेवलप्ड कंट्रीज. स्पेशली अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए बहुत बेनिफिट होता है कि उन्हें एडवांस टेक्नोलॉजी, उनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चेंज होता है, इंप्रूव होता है, स्किल्स इंप्रूव्ड होते हैं. MNC also help in transfer of capital from countries where it is abundant to where it is scarce. जिस कंट्रीज में कैपिटल बहुत ज्यादा है उस कैपिटल का यूटिलाइजेशन किया जाता है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को बढ़ाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए. दे ऑल्सो हेल्प इन बिल्डिंग अप नॉलेज, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. एमएनसी किसी भी अंडर डेवलप्ड कंट्री में अगर बिल्डअप हो रही है तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं, जिसकी वजह से लोगों की नॉलेज इंप्रूव होती है, लोगों को नया स्किल सीखने को मिलता है. अभी मैंने बताया इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बाय सेटिंग देयर ब्रांच एंड सब्सिडरीज. ठीक है, एमएनसी क्या करती है? किसी भी कंट्री की ग्रोथ करती है बाय बिल्डिंग इट्स ब्रांच, अपनी ब्रांच, अपनी फ्रेंचाइजी डेवलप करती है कंट्रीज में, जिससे उस कंट्री का डेवलपमेंट होता है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तो मिलती हैं, ये तो मैंने आपको बताया था. और इट हैज अ फेवरेबल इफेक्ट ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट ऑफ द होस्ट कंट्री. जैसे क्या होता है होस्ट, जैसे कि होस्ट कंट्री मतलब जो जिसकी एमएनसी फॉर एग्जाम्पल इंडिया में आ रही है, ठीक है, तो वो जो होस्ट कंट्री है जो अपनी फ्रेंचाइजी या ब्रांच को लेके हमारी कंट्री में आ रही है, वो अपने ट्रेड सप्लाईज को बैलेंस करने के लिए एक ब्रांच हमारी कंट्री में लगा रहे हैं. बैलेंस ऑफ पेमेंट होना बहुत जरूरी है, मींस एक्सपोर्ट इक्वल्स टू इंपोर्ट, ये होना जरूरी है. ठीक है, तो यहाँ पे जो होस्ट कंट्री है वो उसके बैलेंस ऑफ पेमेंट पे बहुत फेवरेबल, बहुत पॉजिटिव इफेक्ट होता है. ठीक है, तो एमएनसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ग्लोबलाइजेशन में. नेक्स्ट, व्हाट इज ट्रेड? इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. ट्रेड क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग पीपल, स्टेट्स एंड कंट्रीज. ठीक है, एक्सचेंज हो रहा है, गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है लोगों के बीच में, स्टेट्स के बीच में, कंट्रीज के बीच में, तो उसे ट्रेड कहते हैं. इंटरनेशनल ट्रेड की क्या इंपॉर्टेंस है? इसकी वजह से सरप्लस गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है विद दोज डेफिशिएंट कंट्रीज थ्रू फॉरेन ट्रेड. मतलब जहां पे गुड्स की शॉर्टेज है उन कंट्रीज में गुड्स को सप्लाई किया जा रहा है. इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ डोमेस्टिक गुड, क्योंकि फॉरेन ट्रेड की वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स compete कर रहे हैं, क्योंकि हर प्रोड्यूसर चाहता है उनका गुड सेल आउट हो. तो एवरीवन इज ट्राइंग टू इम्प्रूविंग देयर क्वालिटी, अपने क्वालिटी, गुड की क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं. तो उसकी वजह से डोमेस्टिक गुड्स भी जो हैं
वो भी, उनकी क्वालिटी भी इंप्रूव हो रही है क्योंकि वो भी कंपटीशन में है। इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री, इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है कंट्री की, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज हो रहे हैं। इट इनेबल्स अ कंट्री टू इम्पोर्ट एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ अदर कंट्री टू इम्प्रूव इट्स ओन प्रोडक्शन। इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से क्या हो रहा है, हम दूसरी कंट्री की टेक्नोलॉजी को अपनी कंट्री में लेके आ सकते हैं, उसे यूज कर सकते हैं, जिससे हम अपना प्रोडक्शन क्या कर सकें, बढ़ा सकें, और हमारी उस टेक्नोलॉजी से क्या होगा, मतलब नई चीजें हम लोग प्रोड्यूस कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं हम भी क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स दे सकते हैं मार्केट में। तो इंटरनेशनल ट्रेड की इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में काफी बार पूछा गया है। नेक्स्ट, ग्लोबलाइजेशन दोनों के लिए बहुत एडवांटेजेस है। कौन से ग्रुप्स की बात कर रही हूं मैं, प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स। ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स। अच्छा, यहाँ पे ये पूछा गया है कि ग्लोबलाइजेशन और ग्रेटर कंपटीशन जो होता है प्रोड्यूसर्स के बीच में, वो कंज्यूमर्स के लिए बहुत एडवांटेजेस है। सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल। तो कंज्यूमर्स, आपको पता है कि कंज्यूमर्स को आजकल मार्केट में बहुत सारे वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मिल रहे हैं, डिजिटल कैमरास, मोबाइल फोन, शैम्पू, सोप, सब कुछ हमें बहुत ज्यादा वैरायटी में अवेलेबल होते हैं, और हम अपना जो बेस्ट होता है वो हम चूज करते हैं। ठीक है, कंज्यूमर्स बेटर और इम्प्रूव क्वालिटी इंजॉय करते हैं लोअर प्राइस में, जिसकी वजह से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई हो जाता है। ठीक है, और बहुत सारी इंडियन कंपनीज ऐसी हैं जो अपने आप को इस्टेब्लिश कर रही हैं एमएनसीज की तरह। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन मेथड हैव रेज प्रोडक्शन स्टैंडर्ड। एमएनसीज के जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि बहुत सारी जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो कंपनीज हैं, वो फॉरेन टेक्नोलॉजी को, मतलब एक एडवांस टेक्नोलॉजी को अपनी कंट्री में लेके आती हैं, अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करती हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करके मतलब स्किल्ड प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से प्रोडक्शन स्टैंडर्ड इंक्रीज होते हैं, और कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा मार्केट में सेल आउट होता है, इनकम इंक्रीज होती है, और उसी इनकम को वापस से बिजनेस को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेयर ग्लोबलाइजेशन वुड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल एंड ऑल्सो इंश्योर दैट बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर शेयर्ड बेटर। देखो, ग्लोबलाइजेशन और फेयर ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हमें पता है कि इट इज अ इंटरलिंकिंग ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, बट फेयर ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि सारी कंट्रीज का डेवलपमेंट हो, कि कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो सिर्फ डेवलप कंट्रीज पे वर्क करते हैं, बट द नीड इज फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज को ज्यादा जरूरत है रिसोर्सेज की। तो फेयर ग्लोबलाइजेशन इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है। तो ऐसे कुछ लेबर लॉज इम्प्लीमेंट होने चाहिए, और ये देखना चाहिए दे शुड गेट देयर राइट, मतलब ऐसा देखना चाहिए कि डेवलपिंग कंट्रीज को भी अपने राइट्स मिले। स्मॉल प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट करना चाहिए, उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होनी चाहिए, ऐसे कुछ असिस्टेंट मिलना चाहिए स्मॉल प्रोड्यूसर्स को। यूज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स एफिशिएंटली, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बैरियर्स को एफिशिएंटली यूज करना, तभी फेयर ग्लोबलाइजेशन होगा। WTO का यूज होना चाहिए। WTO का वर्क क्या होता है, ट्रेड को लिबरलाइज करना, मतलब कोई बैरियर ना हो। It can also align with other developing countries with similar interests to fight against the domination of developed countries in the WTO। मैंने अभी आपको बताया कि डेवलप कंट्रीज क्या करती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज पे डोमिनेट करने की कोशिश करती हैं। तो अगर ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी तो कहीं ना कहीं फेयर ग्लोबलाइजेशन आ जाएगा। और ये पूरा जो काम है, ये जो पूरा जो ट्रेडिंग का ग्लोबलाइजेशन, फेयर ग्लोबलाइजेशन हो रहा है नहीं हो रहा, लेबर लॉज फॉलो हो रहे नहीं हो रहे हैं, ये सब WTO ही अंडरटेक करता है, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एम ऑफ WTO, एक्सप्लेन इट फंक्शंस। अभी हमने WTO की बात करी, तो सबसे मेन फंक्शंस क्या है, तो मेन इसका एम है इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज करना, बैरियर्स हटा देना। और इसके अलावा क्या फंक्शंस हैं, ये ऐसे कुछ रूल्स बनाता है जो इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड होते हैं, और WTO ये भी देखता है कि वो रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं। अपनी मेंबर कंट्रीज को प्लेटफॉर्म देना
कि उनको आगे कौन सी स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना चाहिए। रूल्स एंड प्रोसेसेस को एडमिनिस्टर करना, मतलब अगर किसी कंट्रीज में, किसी भी दो कंट्रीज के बीच में अगर डिस्प्यूट है तो उसको रिजॉल्व कराना, अच्छी तरीके से वर्ल्ड रिसोर्सेज का यूज करना, ठीक है, कि वर्ल्ड रिसोर्सेज का जुडिशियस यूज होना चाहिए, ये नहीं कि कोई भी एक कंट्री रेकलेसली किसी भी रिसोर्स को यूज कर रही है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग फॉर डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग कंट्रीज को टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस देना, ट्रेनिंग देना, ये सब WTO का फंक्शन है। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट है, थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। अपनी तैयारी अपन कंटिन्यूस रखेंगे। जो अब नेक्स्ट हम लोग रिविजन करेंगे वो करेंगे हिस्ट्री का। तब तक आप इकोनॉमिक्स के इन क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना, ठीक है। और आगे हिस्ट्री के बाद हम लोग जो है वो सिविक्स और ज्योग्राफी को रिवाइज करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, रिपीटेड क्वेश्चंस के साथ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।